आइए हम दोनों मिलकर हर दिन बस 1% बेहतर बनते हैं। बस 1%। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग आखिर अमीर बनते कैसे हैं? क्या उनके पास कोई जादू होता है या फिर किस्मत हमेशा उन्हीं का साथ देती है? जवाब है नहीं। स्वागत है दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसे सफर की जो आपकी जिंदगी, आपकी सोच और आपके बैंक बैलेंस तीनों को बदलने की ताकत रखता है। आज हम सुनेंगे दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेल्फ हेल्प किताब, थिंक एंड ग्रो रिच, यानी सोचिए और अमीर बनिए, जिसे लिखा है नेपोलियन हिल ने। यह कोई आम किताब नहीं है। ये 20 साल की कड़ी तपस्या और गहरी रिसर्च का नतीजा है। नेपोलियन हिल ने दुनिया के 500 से ज्यादा सबसे सफल लोगों के इंटरव्यू लिए, जैसे थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड और एंड्रू कार्नेगी, सिर्फ ये जानने के लिए कि सफलता का असली फॉर्मूला क्या है। और वही फॉर्मूला उन्होंने इस किताब के 13 स्टेप्स में समेट दिया। इस किताब का एक ही मूल मंत्र है, जो दिमाग सोच सकता है और जिस पर यकीन कर सकता है, वही दिमाग उसे हासिल भी कर सकता है। तो बताइए, क्या आप तैयार हैं उस राज को जानने के लिए? क्या आप तैयार हैं अमीर बनने की राह पर पहला कदम रखने के लिए? यही हर सफलता की शुरुआत है। दोस्तों, नेपोलियन हिल कहते हैं कि सिर्फ चाहने में और किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा रखने में जमीन आसमान का अंतर होता है। दुनिया में हर कोई अमीर बनना चाहता है, हर कोई सफल होना चाहता है, लेकिन केवल चाहने से कुछ नहीं होता। दौलत उन्हीं के पास आती है जो उसे पाने के लिए जुनूनी होते हैं, जिनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। ये कहानी है एडविन सी बार्न्स की। जब बार्न्स ने पहली बार महान आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन से मिलने का निश्चय किया, तब उनके पास कुछ भी नहीं था। ना पैसा, ना पहचान, ना कोई सिफारिश। वे एक मालगाड़ी में बैठकर एडिसन के दरवाजे तक पहुंचे। दिखने में वे एक साधारण गरीब व्यक्ति लगते थे, लेकिन उनकी आंखों में एक सपना था। वे एडिसन के लिए काम नहीं करना चाहते थे, वे एडिसन के साथ काम करना चाहते थे। वे उनके व्यावसायिक साझेदार बनना चाहते थे। जब एडिसन ने पहली बार बार्न्स को देखा, तो उन्हें लगा कि यह व्यक्ति शायद पागल है, लेकिन उन्होंने उसकी आंखों में कुछ अलग देखा। एडिसन ने बाद में कहा, मैंने देख लिया था कि यह आदमी हार मानने वालों में से नहीं है। शुरुआत में बार्न्स को साझेदार नहीं बनाया गया। उन्हें केवल एक छोटी सी नौकरी मिली। महीने बीत गए, साल बीत गए, लेकिन बार्न्स का सपना कभी ठंडा नहीं पड़ा। उन्होंने स्वयं से कहा, मैं यहां केवल नौकरी करने नहीं आया हूं, मैं यहां एडिसन का साझेदार बनने आया हूं। और जब तक यह सपना सच नहीं हो जाता, मैं रुकने वाला नहीं हूं। दोस्तों, यही असली रहस्य है। बार्न्स ने पीछे लौटने के सभी रास्ते बंद कर दिए थे। उन्होंने ठान लिया था, या तो मैं जीतूंगा या फिर प्रयास करते हुए मर जाऊंगा। और अंत में वही हुआ। बार्न्स थॉमस एडिसन के व्यावसायिक साझेदार बने। नेपोलियन हिल कहते हैं, यदि आपको भी ऐसी सफलता चाहिए, तो आपको 6 कदम उठाने होंगे। ध्यान से सुनिए। पहला कदम, अपने मन में वह बिल्कुल निश्चित राशि तय कीजिए जो आप कमाना चाहते हैं। ये मत कहिए कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। स्पष्ट सोचिए, जैसे मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। दूसरा कदम, ये तय कीजिए कि उस धन के बदले आप संसार को क्या देंगे, क्योंकि याद रखिए, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। तीसरा कदम, एक निश्चित तिथि तय कीजिए कि किस दिन तक वो धन आपके पास होना चाहिए। चौथा कदम, एक पक्का कार्य योजना बनाइए।
और चाहे आप तैयार हों या नहीं, आज, अभी से उस पर काम शुरू कर दीजिए। 5वां कदम, इन सभी बातों को एक कागज पर लिख लीजिए। धन की राशि, तिथि और कार्य योजना। और अंतिम, छठा कदम, उस कागज को दिन में 2 बार जोर से पढ़िए। एक बार सुबह उठने के बाद और एक बार रात को सोने से पहले। और सबसे जरूरी बात, जब आप उसे पढ़े तो महसूस कीजिए, ऐसा अनुभव कीजिए जैसे वो धन पहले ही आपके पास आ चुका हो। याद रखिए, सपने वे नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं। सपने वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने इच्छा के बारे में बात की थी, लेकिन उस इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए उसके साथ एक और चीज का होना बहुत जरूरी है, और वह है विश्वास। नेपोलियन हिल कहते हैं कि विश्वास हमारे दिमाग का मुख्य रसायनज्ञ है। जब आपकी सोच और आपका विश्वास आपस में मिलते हैं तो आपके दिमाग के भीतर एक रासायनिक प्रक्रिया शुरू होती है। आपका अवचेतन मन उस विचार को पकड़ लेता है और उसे हकीकत में बदलने में लग जाता है। लेकिन सवाल यह है, अगर किसी व्यक्ति के भीतर विश्वास ही नहीं है तो वह उसे पैदा कैसे करे? क्या विश्वास जन्म से मिलता है? जवाब है नहीं। नेपोलियन हिल समझाते हैं कि विश्वास को पैदा किया जा सकता है, और इसका तरीका बहुत ही सरल है। उस तरीके का नाम है स्वयं सुझाव, यानी खुद को बार बार सकारात्मक बातें कहना। दोस्तों, दिमाग का एक नियम है, अगर आप किसी झूठी बात को भी बार बार और पूरे विश्वास के साथ दोहराते रहेंगे तो दिमाग उसे सच मान लेता है। हम में से ज्यादातर लोग गरीब या असफल इसलिए हैं क्योंकि हमने खुद को और अपनी बदकिस्मती को सच मान लिया है। हम अपने डर को बार बार दोहराते रहते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, विश्वास दिमाग की एक अवस्था है जिसे सकारात्मक वाक्यों के द्वारा जगाया जा सकता है। इसीलिए इस अध्याय का सबसे बड़ा कार्य योजना है आत्मविश्वास सूत्र। नेपोलियन हिल ने 5 नियम बताए हैं जिन्हें आपको लिखकर हर दिन पढ़ना चाहिए। मैं उनका सार आपको बताता हूं। आपको खुद से कहना होगा, पहला, मुझे पता है कि मेरे भीतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की पूरी क्षमता है, इसीलिए मैं कभी हार नहीं मानूंगा। दूसरा, मेरे विचार ही मेरी पहचान बनते हैं, इसलिए मैं रोज कम से कम 30 मिनट उस व्यक्ति के बारे में सोचूंगा जो मैं बनना चाहता हूं। तीसरा, मैं रोज स्वयं सुझाव का प्रयोग करूंगा ताकि अपने भीतर आत्मविश्वास बढ़ा सकूं। चौथा, मैंने अपना लक्ष्य स्पष्ट रूप से लिख लिया है और जब तक वह पूरा नहीं हो जाता मैं प्रयास करना बंद नहीं करूंगा। और पांचवा, मैं कभी भी किसी का अहित करके धन नहीं कमाऊंगा। मेरी सफलता सत्य और न्याय पर आधारित होगी। दोस्तों, याद रखिए, विश्वास कोई जादू नहीं है, ये एक विज्ञान है। जितना अधिक आप अपने लक्ष्य के बारे में सकारात्मक सोचेंगे, उतना ही अधिक आपका विश्वास मजबूत होगा। और जिस दिन आपको खुद पर 100% विश्वास हो जाएगा, उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत आपको अमीर बनने से नहीं रोक सकती। दोस्तों, नेपोलियन हिल कहते हैं कि स्वयं सुझाव वो रास्ता है जो आपके जागरूक मन और अवचेतन मन को आपस में जोड़ता है। सरल भाषा में कहूं तो ये
आपके दिमाग का कीबोर्ड है, जिसके जरिए आप अपने दिमाग में नया सॉफ्टवेयर स्थापित कर सकते हैं। हमारे दिमाग के पास 5 इंद्रियां होती हैं: आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इन इंद्रियों के माध्यम से जो भी जानकारी अंदर जाती है, दिमाग उसे स्वीकार कर लेता है। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग इस नियंत्रण का इस्तेमाल ही नहीं करते। वे दुनिया की नकारात्मक बातों को अपने दिमाग में घुसने देते हैं। इस अध्याय में नेपोलियन हिल एक बहुत बड़ी बात समझाते हैं। ध्यान से सुनिए। सिर्फ अच्छी बातें बोलने से कुछ नहीं होता। आप दिन भर रट लगाते रहिए, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं। इसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि अवचेतन मन सिर्फ शब्दों को नहीं समझता, वो समझता है भावनाओं को। नेपोलियन हिल कहते हैं, साधारण और भावनाहीन शब्दों का अवचेतन मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब आप कोई बात कहें तो उसमें भाव होना चाहिए, उसमें विश्वास होना चाहिए। अगर आप कहते हैं, मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, लेकिन भीतर से डर रहे हैं या शक कर रहे हैं, तो आपका दिमाग उस बात को अस्वीकार कर देगा। इसीलिए जब आप पहले अध्याय का सूत्र अपनाएं और अपनी बात जोर से पढ़े, तो सिर्फ पढ़िए मत, आंखें बंद कीजिए और देखिए कि वह पैसा आपके हाथ में है। महसूस कीजिए नोटों की खुशबू, महसूस कीजिए वह सुकून जो वह पैसा आपको दे रहा है। जब आप अपने शब्दों में भावनाएं मिला देते हैं, तभी असल चमत्कार होता है। याद रखिए, आपका अवचेतन मन एक उपजाऊ खेत की तरह है। स्वयं सुझाव उसमें बोया गया बीज है। अगर आप बीज नहीं बोएंगे तो वहां सिर्फ घास फूस और कचरा ही उगेगा। तो आज से ही अपने दिमाग के मालिक बनिए। दुनिया क्या कहती है उसे नजरअंदाज कीजिए और अपने दिमाग को खुद बताइए कि आप कौन हैं और आप क्या बनने वाले हैं। दोस्तों, बचपन से हमें एक बात सिखाई जाती है, ज्ञान ही शक्ति है। लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं, यह बात पूरी तरह सही नहीं है। ज्ञान अपने आप में शक्ति नहीं होता। ज्ञान केवल संभावित शक्ति होता है। वो शक्ति तब बनता है जब उसका उपयोग एक निश्चित योजना के साथ किया जाए। अगर सिर्फ पढ़ने लिखने से ही लोग अमीर बन जाते, तो दुनिया के सारे प्रोफेसर सबसे ज्यादा अमीर होते। लेकिन ऐसा नहीं होता। अधिकतर लोगों के पास सामान्य ज्ञान बहुत होता है, लेकिन धन कमाने के लिए आपको विशेषीकृत ज्ञान चाहिए। चलिए इसे एक जबरदस्त किस्से से समझते हैं। ये किस्सा है हेनरी फोर्ड का। एक बार एक अखबार ने हेनरी फोर्ड को अज्ञानी शांतिवादी कह दिया। फोर्ड ने गुस्से में आकर उस अखबार पर मानहानि का मुकदमा कर दिया। अदालत में अखबार के वकीलों ने फोर्ड को नीचा दिखाने के लिए अजीब अजीब सवाल पूछने शुरू कर दिए, जैसे बेनेडिक्ट आर्नोल्ड कौन था, या अंग्रेजों ने अमेरिका पर कितने सैनिक भेजे थे। वे ये साबित करना चाहते थे कि फोर्ड के पास किताबी ज्ञान नहीं है। हेनरी फोर्ड कुछ देर तक शांति से सुनते रहे, लेकिन जब सवाल हद से बढ़ गए तो उन्होंने वकील की आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरी मेज पर कई बिजली के बटन लगे हैं। मुझे जिस भी सवाल का जवाब चाहिए होता है, मैं बस एक बटन दबाता हूं और मेरे सामने ऐसा व्यक्ति आ जाता है जिसके पास उस सवाल का जवाब होता है। तो आप ही बताइए, जब मेरे आसपास इतने पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं,
तो मैं अपने दिमाग में फिजूल की जानकारी क्यों भरूं? अदालत में सन्नाटा छा गया। सब समझ गए कि ये जवाब किसी अनपढ़ व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक सचमुच शिक्षित व्यक्ति का था। दोस्तों, नेपोलियन हिल समझाते हैं कि शिक्षित होने का मतलब डिग्रियों का ढेर होना नहीं है। शिक्षा शब्द लैटिन भाषा के एडुको से बना है, जिसका अर्थ है अपने भीतर छिपी क्षमता को बाहर निकालना। एक शिक्षित व्यक्ति वो होता है जिसे ये पता हो कि उसे क्या चाहिए, वो कहाँ मिलेगा और उसे कैसे हासिल करना है। इसलिए अगर आपको किसी विषय की जानकारी नहीं है तो घबराइए मत। आपको हर चीज का जानकार बनने की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है एक मास्टरमाइंड समूह की, ऐसे लोगों की टीम जिनके पास वो विशेष ज्ञान हो जो आपके पास नहीं है। अमीर बनने के लिए सब कुछ जानना जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि जो जानते हैं उनका सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। दोस्तों, नेपोलियन हिल कहते हैं, कल्पना मन की कार्यशाला होती है। यानी कल्पना हमारे दिमाग का वह कारखाना है जहां हमारी सारी योजनाएं और इच्छाएं आकार लेती हैं। आज तक इंसान ने जो कुछ भी बनाया है, चाहे वो टेलीफोन हो या हवाई जहाज, वो पहले किसी की कल्पना में जन्मा और उसके बाद हकीकत बना। नेपोलियन हिल समझाते हैं कि कल्पना दो प्रकार की होती है। पहली है संयोजनात्मक कल्पना। इसका अर्थ है पुराने विचारों को नए तरीके से जोड़ना। ज्यादातर लोग यही करते हैं, जैसे लकड़ी और पहिए को जोड़कर गाड़ी बना देना। लेकिन दूसरी और सबसे शक्तिशाली है सृजनात्मक कल्पना। यहीं से नए विचार जन्म लेते हैं। यही कल्पना सीधे अनंत बुद्धि से जुड़ती है। चलिए कल्पना की शक्ति को एक सच्ची कहानी से समझते हैं। ये कहानी है एक प्रसिद्ध जादुई केतली की। एक बार एक बुजुर्ग डॉक्टर दवा की एक दुकान पर गया। उसने दुकान के नौकर से कहा, मेरे पास एक केतली है, एक लकड़ी का चम्मच है और एक छोटे से कागज पर लिखा एक गुप्त सूत्र है। उस डॉक्टर ने ये सारी चीजें उस नौकर को सिर्फ $500 में बेच दी। डॉक्टर खुश था कि उसे पुराने कबाड़ के बदले $500 मिल गए। लेकिन वो नौकर, जिसका नाम था आसा कैंडलर, वो उससे भी ज्यादा खुश था, क्योंकि वह जानता था उसने सिर्फ केतली नहीं खरीदी है, उसने एक विचार खरीदा है। आसा कैंडलर ने उस सूत्र में अपनी कल्पना मिलाई। उसने सोचा, अगर मैं इस मिश्रण में थोड़ा सोडा मिला दूं और इसे दवा की जगह एक पेय के रूप में बेचूं, तो क्या होगा? और दोस्तों, यहीं से कोका कोला का जन्म हुआ। वो पुरानी केतली आज दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स में से एक बन चुकी है। आज कोका कोला की वजह से करोड़ों लोगों को रोजगार मिला है और अरबों रुपए कमाए गए हैं। सोचिए, उस डॉक्टर के पास भी वही सूत्र था, लेकिन उसके पास कल्पना नहीं थी। आसा कैंडलर के पास सूत्र नहीं था, लेकिन कल्पना थी कि उसका उपयोग कैसे किया जाए। नेपोलियन हिल कहते हैं, विचार अदृश्य होते हैं, लेकिन उनमें उन दिमागों से भी ज्यादा शक्ति होती है जिनसे वे जन्म लेते हैं। अगर आपके पास कोई विचार है तो उसे मामूली मत समझिए। क्या पता वही आपकी जादुई केतली हो। याद रखिए, धन कमाने के लिए सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती। मेहनत तो एक मजदूर भी करता है। अमीर बनने के लिए मेहनत के साथ साथ आपको
कल्पना का तड़का लगाना ही होगा। दोस्तों, अब तक हमने सपना देख लिया, उस पर विश्वास कर लिया और कल्पना का भी उपयोग कर लिया, लेकिन अब बारी है कदम उठाने की। नेपोलियन हिल कहते हैं, हवा में महल नहीं बनाए जा सकते। अगर अपने सपनों को हकीकत में बदलना है तो आपके पास एक ठोस योजना होनी ही चाहिए। इस अध्याय में हिल समझाते हैं कि कोई भी इंसान अकेले सब कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए सबसे पहला कदम है अपना मास्टरमाइंड समूह बनाना। ऐसे लोग जो आपके विचार को समझें और आपके लक्ष्य को अंजाम तक पहुंचाने में आपकी मदद करें। लेकिन यहां एक बड़ी समस्या आती है। अगर आपकी योजना असफल हो जाए तो क्या होगा? ज्यादातर लोग यही हार मान लेते हैं, लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं, अस्थायी हार का मतलब सिर्फ एक ही बात होता है कि आपकी योजना में कुछ गलत है, लक्ष्य में नहीं। यानी अगर आप हार गए तो इसका अर्थ ये नहीं कि आपका सपना गलत है। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि आपकी योजना काम नहीं कर रही थी। तो फिर क्या करना है? रोना नहीं है। पुरानी योजना को छोड़िए, नई योजना बनाइए और दोबारा शुरुआत कीजिए। थॉमस एडिसन बल्ब बनाने से पहले 10,000 बार असफल हुए थे। जरा सोचिए, अगर वे 9,000 बार कोशिश करके रुक जाते और सोचते कि शायद मैं इसके लिए नहीं बना, तो आज हम अंधेरे में होते। एडिसन के लिए वे असफलताएं नहीं थी, वे सिर्फ ऐसी योजनाएं थी जो काम नहीं कर पाई। नेपोलियन हिल इस अध्याय में एक बहुत बड़ा मंत्र देते हैं। मैदान छोड़ने वाला कभी जीतता नहीं और जीतने वाला कभी मैदान नहीं छोड़ता। अब बात आती है नेतृत्व की। अगर आपको वाकई बहुत पैसा कमाना है तो आपको नेता बनना पड़ेगा। अनुयायी कभी अमीर नहीं बनते। हिल ने एक अच्छे नेता की 11 विशेषताएं बताई हैं। उनमें से 3 सबसे जरूरी मैं आपको बताता हूं। पहली, अटूट साहस। डरपोक नेता के पीछे कोई नहीं चलता। दूसरी, आत्मनियंत्रण। जो व्यक्ति खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह दूसरों को क्या नियंत्रित करेगा? और तीसरी, निर्णय लेने की क्षमता। नेता फैसला लेने में देरी नहीं करता। दोस्तों, दुनिया बदल रही है। आज दुनिया को ऐसे नेताओं की जरूरत है जो नई योजनाएं बना सके और उन पर अमल भी कर सके। तो खुद से पूछिए, क्या आपके पास एक ठोस योजना है? और अगर वह योजना असफल हो जाए तो क्या आपके पास दूसरी योजना तैयार है? याद रखिए, हार तब तक हार नहीं होती जब तक आप उसे अपने दिमाग में हार मान न लें। दोस्तों, नेपोलियन हिल ने 25,000 से भी ज्यादा असफल लोगों का अध्ययन किया और उन्हें पता चला कि असफलता के 30 बड़े कारण होते हैं, लेकिन उन 30 कारणों में सबसे बड़ा कारण सिर्फ एक था, निर्णय न ले पाना, यानी फैसले से भागना। हिल इस बीमारी को एक नाम देते हैं, टाल-मटोल, आज का काम कल पर छोड़ देना। ये बीमारी हम सबके भीतर कहीं न कहीं छुपी होती है। जब हिल ने दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोगों का अध्ययन किया तो उन्हें एक बहुत दिलचस्प बात पता चली। सफल लोग फैसला जल्दी लेते हैं और उसे धीरे धीरे बदलते हैं, लेकिन असफल लोग फैसला लेने में महीनों लगा देते हैं और जब लेते हैं तो उसे पल भर में बदल देते हैं। अब जरा सोचिए, आप किस श्रेणी में आते हैं? इस अध्याय में हिल एक और
खतरनाक चीज से सावधान करते हैं, और वह है लोगों की राय। वे लिखते हैं, दुनिया में सबसे सस्ती चीज अगर कोई है तो वह है लोगों की राय। हर किसी के पास फालतू सलाह का भंडार भरा पड़ा है। आप पूछे या न पूछे, लोग मुफ्त में सलाह देने लगेंगे। अगर आप दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों की बातों में आकर अपने फैसले बदलते रहे तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अधिकतर लोगों को आपकी काबिलियत पर आपसे भी कम भरोसा होता है। इसलिए अपना दिमाग और अपनी जुबान बंद रखिए और अपने काम से दुनिया को जवाब दीजिए। अब सवाल यह है, फैसला लेना आखिर होता क्या है? इसे समझाने के लिए हिल हमें ले चलते हैं अमेरिका के इतिहास में। जब अमेरिका के 56 नेताओं ने आजादी की घोषणा पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया तो वह कोई साधारण बैठक नहीं थी। वे सब जानते थे कि अगर यह निर्णय असफल हुआ तो उन सबको फांसी दे दी जाएगी। वे आजादी के कागज पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे थे, वे अपने मौत के आदेश पर हस्ताक्षर कर रहे थे। लेकिन उन्होंने डर को अपने फैसले के बीच नहीं आने दिया। उन्होंने हस्ताक्षर किए और उसी एक निर्णय ने अमेरिका को आजाद कर दिया। दोस्तों, फैसला लेने के लिए सिर्फ दिमाग नहीं, हिम्मत चाहिए। जो इंसान जोखिम लेने से डरता है वो पूरी जिंदगी दूसरों के लिए काम करता रह जाता है। इसलिए आज एक फैसला लीजिए, छोटा ही सही, लेकिन ऐसा फैसला जिसे आप बार बार न बदलें। यही अमीर बनने की असल शुरुआत है। दोस्तों, नेपोलियन हिल इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत गहरी बात से करते हैं। वे कहते हैं, जिस तरह कार्बन नरम लोहे को मजबूत स्टील बना देता है, उसी तरह लगन और जिद एक साधारण इंसान को सफल इंसान बना देती है। हमने पहले अध्याय में इच्छा के बारे में बात की थी, लेकिन सच्चाई यह है कि इच्छा अपने आप में कमजोर होती है। हल्की सी मुश्किल आए तो वह टूट सकती है, बिखर सकती है। लेकिन जब उसी इच्छा में लगन जुड़ जाती है, जिद जुड़ जाती है, तो वह इच्छा चट्टान बन जाती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, ज्यादातर लोग शुरुआत बड़े जोश से करते हैं, लेकिन जैसे ही पहली रुकावट आती है, पहली असफलता मिलती है, वे हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग अमीर बनते हैं, जो लोग सफल बनते हैं, वे गिरने के बाद भी अपनी धूल झाड़ते हैं और खुद से कहते हैं, मैं रुकने वाला नहीं हूं। इस अध्याय में हिल एक बहुत रोचक बात बताते हैं। वे कहते हैं, हर बड़ी सफलता के पीछे एक छिपा हुआ परीक्षक होता है। ये परीक्षक आपकी परीक्षा लेता है। जब आप मंजिल के बिल्कुल पास होते हैं, तभी वह आपके सामने एक असफलता रख देता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि आप सच में चाहते हो या सिर्फ कोशिश कर रहे थे। जो लोग वहां हार मान लेते हैं, वे खाली हाथ लौट जाते हैं। लेकिन जो लोग उस असफलता के बावजूद डटे रहते हैं, उनके लिए वही परीक्षक सफलता का दरवाजा खोल देता है। अब सवाल यह है, ये लगन, ये जिद आखिर पैदा कैसे की जाए? नेपोलियन हिल इसके लिए 4 सरल कदम बताते हैं। ध्यान से सुनिए। पहला कदम, एक साफ और तय उद्देश्य। ऐसा उद्देश्य जिसके पीछे तेज इच्छा हो, भूख हो, जलन हो। आपको साफ पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए और क्यों चाहिए। दूसरा कदम, एक ठोस योजना और उस योजना को लगातार काम में बदलना, सिर्फ सोचना नहीं, हर हाल में करना। तीसरा कदम, अपने दिमाग को
नकारात्मक लोगों के लिए बंद कर देना। रिश्तेदार क्या कहेंगे, दोस्त क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इन सब पर ताला लगा दीजिए। और चौथा कदम, एक दोस्ताना साथ, एक या दो ऐसे लोग जो आपको गिरने पर फिर से खड़ा करें, जो आपके अंदर हिम्मत भरें। दोस्तों, दुनिया में हजारों लोग ऐसे हैं जो बहुत प्रतिभाशाली हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन आज भी गरीब हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास काबिलियत तो है, लेकिन लगन नहीं है। सफलता काबिलियत की मोहताज नहीं होती। सफलता सिर्फ और सिर्फ जिद की मोहताज होती है। तो अब खुद से पूछिए, क्या आप जिद्दी हैं? क्योंकि जो जिद्दी होता है वही आखिरकार अमीर बनता है। दोस्तों, नेपोलियन हिल एक बहुत कड़वा सच कहते हैं। वे साफ शब्दों में कहते हैं, सिर्फ ज्ञान, पैसा कमाने के लिए काफी नहीं होता। सफलता और धन इकट्ठा करने के लिए शक्ति की जरूरत होती है। अब सवाल यह है, ये शक्ति आती कहां से है? ये शक्ति आती है संगठन से, टीम से, एकता से। नेपोलियन हिल कहते हैं, कोई भी इंसान, चाहे वह कितना ही बुद्धिमान क्यों न हो, अकेले बड़ा नहीं बन सकता। इस अध्याय का सबसे बड़ा सिद्धांत है मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड का मतलब यह है, जब दो या दो से अधिक लोग एक ही उद्देश्य के लिए पूरा विश्वास, पूरा तालमेल और पूरी ईमानदारी के साथ एक साथ काम करते हैं, तो वहां एक तीसरी शक्ति जन्म लेती है। हिल इसे कहते हैं तीसरा मस्तिष्क। इसे विज्ञान से समझिए। आपने बैटरी देखी होगी। एक अकेली बैटरी थोड़ी सी ऊर्जा देती है, लेकिन जब कई बैटरियां एक साथ जोड़ दी जाती है तो वही ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। ठीक उसी तरह जब अलग अलग दिमाग एक दिशा में जुड़ते हैं तो वे एक ऐसी अदृश्य शक्ति पैदा करते हैं जो अकेले इंसान के बस की बात नहीं होती। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक एंड्रयू कार्नेगी इसी सिद्धांत की जीती जागती मिसाल थे। कार्नेगी ने नेपोलियन हिल से कहा था, मुझे स्टील बनाने का तकनीकी ज्ञान नहीं था, लेकिन मेरे पास 50 ऐसे लोग थे जो स्टील के विशेषज्ञ थे। मेरा काम सिर्फ इतना था, उन 50 दिमागों को एक दिशा में प्यार और विश्वास के साथ चलाना। कार्नेगी ने कहा, मेरा मास्टर माइंड समूह मेरे अपने दिमाग से कई गुना अधिक शक्तिशाली है। दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम सब कुछ अकेले करना चाहते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने मदद ली तो हम कमजोर दिखेंगे। लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं, बड़ी शक्ति बड़ा धन पैदा करती है। अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है तो आपको अपनी टीम बनानी होगी। ऐसे लोगों को साथ लाइए जिनकी क्षमता आपसे अलग हो। अगर आप मार्केटिंग में अच्छे हैं तो किसी ऐसे को जोड़िए जो फाइनेंस में मजबूत हो। अगर आप बोलने में माहिर हैं तो किसी ऐसे को साथ रखिए जो लिखने में निपुण हो। याद रखिए, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन या महात्मा गांधी, इनमें से किसी ने भी दुनिया अकेले नहीं बदली। इन सबके पीछे एक मजबूत मास्टरमाइंड समूह था। तो आज ही अपने आसपास नजर डालिए। क्या आपके लोग आपको आगे बढ़ा रहे हैं या पीछे खींच रहे हैं? क्योंकि आपका मास्टरमाइंड ही आखिरकार आपकी किस्मत तय करेगा। दोस्तों, इस अध्याय का नाम सुनकर अक्सर लोग चौंक जाते हैं। सोचिए और अमीर बनिए जैसी किताब में इस विषय का क्या काम? लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं, यही सफलता का सबसे गहरा और सबसे शक्तिशाली रहस्य है। सबसे पहले समझते हैं ट्रांसम्यूटेशन का मतलब क्या होता है। इसका अर्थ है ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदल देना।
जैसे पानी को उबालकर भाप में बदल दिया जाता है और वही भाप बड़ी बड़ी रेलगाड़ियां चला देती है। ठीक उसी तरह हिल कहते हैं कि यौन ऊर्जा इंसान के भीतर की सबसे ताकतवर ऊर्जा होती है। ये वही ऊर्जा है जो नई जिंदगी पैदा कर सकती है। अगर इस ऊर्जा को सिर्फ शारीरिक स्तर पर खत्म कर दिया जाए तो ये नष्ट हो जाती है, लेकिन अगर इसे दिमाग की ओर मोड़ दिया जाए तो यही ऊर्जा रचनात्मक शक्ति बन जाती है। नेपोलियन हिल ने हजारों सफल लोगों का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि जो लोग दुनिया में महान बने, उनके भीतर ये ऊर्जा बहुत प्रबल थी। लेकिन फर्क यह था, उन्होंने इसे बर्बाद नहीं किया, उन्होंने इसे नियंत्रित किया और अपने काम, अपने व्यवसाय, अपनी कला और अपने उद्देश्य में लगा दिया। हिल इस ऊर्जा को तेज बहती नदी से तुलना करते हैं। अगर आप इस नदी पर कोई बांध नहीं बनाएंगे तो पानी फैल जाएगा और तबाही मचाएगा, लेकिन अगर आप इसे नियंत्रण में ले लें तो यही पानी बिजली पैदा करेगा जो पूरे शहर को रोशन कर सकती है। यही अंतर है एक आम इंसान और एक प्रतिभाशाली इंसान में। आम इंसान इस ऊर्जा को भोग विलास में खर्च कर देता है, लेकिन एक प्रतिभाशाली इंसान इसी ऊर्जा को जोश, कल्पना और लगन में बदल देता है। आपने ध्यान दिया होगा, अक्सर लोग 40 या 50 साल की उम्र के बाद बड़ी सफलता हासिल करते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, इसका कारण यही है। युवावस्था में लोग अपनी ऊर्जा बिना दिशा के खर्च करते रहते हैं। जब वे समझदार होते हैं और इस ऊर्जा को एक लक्ष्य पर केंद्रित करना सीखते हैं, तभी असली सफलता मिलती है। दोस्तों, हिल ये नहीं कहते कि आप सन्यासी बन जाएं। वे बस इतना कहते हैं, अपनी सबसे शक्तिशाली ऊर्जा पर नियंत्रण करना सीखिए। इसे अपना मालिक मत बनने दीजिए, इसे अपना सेवक बनाइए और इसी जोश को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में लगाइए। क्योंकि जो इंसान अपनी सबसे बड़ी भूख पर काबू पा लेता है, वह दुनिया की किसी भी चीज पर काबू पा सकता है। दोस्तों, इस अध्याय का नाम सुनकर अक्सर लोग चौंक जाते हैं। सोचिए और अमीर बनिए जैसी किताब में इस विषय का क्या काम? लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं, यही सफलता का सबसे गहरा और सबसे शक्तिशाली रहस्य है। सबसे पहले समझते हैं, ट्रांसम्यूटेशन का मतलब क्या होता है। इसका अर्थ है ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदल देना। जैसे पानी को उबालकर भाप में बदल दिया जाता है और वही भाप बड़ी बड़ी रेलगाड़ियां चला देती है। ठीक उसी तरह हिल कहते हैं कि यौन ऊर्जा इंसान के भीतर की सबसे ताकतवर ऊर्जा होती है। ये वही ऊर्जा है जो नई जिंदगी पैदा कर सकती है। अगर इस ऊर्जा को सिर्फ शारीरिक स्तर पर खत्म कर दिया जाए तो ये नष्ट हो जाती है, लेकिन अगर इसे दिमाग की ओर मोड़ दिया जाए तो यही ऊर्जा रचनात्मक शक्ति बन जाती है। नेपोलियन हिल ने हजारों सफल लोगों का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि जो लोग दुनिया में महान बने, उनके भीतर ये ऊर्जा बहुत प्रबल थी। लेकिन फर्क यह था, उन्होंने इसे बर्बाद नहीं किया, उन्होंने इसे नियंत्रित किया और अपने काम, अपने व्यवसाय, अपनी कला और अपने उद्देश्य में लगा दिया। हिल इस ऊर्जा को तेज बहती नदी से तुलना करते हैं। अगर आप इस नदी पर कोई बांध नहीं बनाएंगे तो पानी फैल जाएगा और तबाही मचाएगा, लेकिन अगर आप इसे नियंत्रण में ले लें तो यही पानी बिजली पैदा करेगा जो पूरे शहर को रोशन कर सकती है। यही अंतर है एक आम इंसान और एक प्रतिभाशाली इंसान में। आम इंसान इस ऊर्जा को भोग विलास में खर्च कर देता है,
लेकिन एक प्रतिभाशाली इंसान इसी ऊर्जा को जोश, कल्पना और लगन में बदल देता है। आपने ध्यान दिया होगा, अक्सर लोग 40 या 50 साल की उम्र के बाद बड़ी सफलता हासिल करते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, इसका कारण यही है। युवावस्था में लोग अपनी ऊर्जा बिना दिशा के खर्च करते रहते हैं। जब वे समझदार होते हैं और इस ऊर्जा को एक लक्ष्य पर केंद्रित करना सीखते हैं, तभी असली सफलता मिलती है। दोस्तों, हिल ये नहीं कहते कि आप सन्यासी बन जाएं। वे बस इतना कहते हैं, अपनी सबसे शक्तिशाली ऊर्जा पर नियंत्रण करना सीखिए। इसे अपना मालिक मत बनने दीजिए। इसे अपना सेवक बनाइए और इसी जोश को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में लगाइए। क्योंकि जो इंसान अपनी सबसे बड़ी भूख पर काबू पा लेता है, वह दुनिया की किसी भी चीज पर काबू पा सकता है। दोस्तों, नेपोलियन हिल इस अध्याय को कहते हैं द कनेक्टिंग लिंक, यानी एक ऐसा पुल जो आपके दिमाग को उस अनंत बुद्धि से जोड़ता है जिसे हम परमात्मा की शक्ति भी कह सकते हैं। आपका अवचेतन मन 24 घंटे काम करता है। जब आप सो रहे होते हैं, तब भी वह जाग रहा होता है। हिल समझाते हैं कि हमारा अवचेतन मन एक फाइल सिस्टम की तरह है। आपके दिमाग में जो भी विचार आते हैं, अच्छे हो या बुरे, वो बिना सवाल किए सब कुछ जमा करता चला जाता है। लेकिन दोस्तों, यहीं एक बड़ा खतरा छुपा है। अवचेतन मन ये नहीं जानता कि क्या सही है और क्या गलत। वो सिर्फ वही बढ़ाता है जो आप उसे देते हैं। अगर आप उसे डर देंगे, तो वो डर को ताकत दे देगा। अगर आप उसे विश्वास देंगे, तो वो सफलता को बढ़ा देगा। नेपोलियन हिल कहते हैं, एक ही समय में आपके दिमाग में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों विचार एक साथ नहीं रह सकते। या तो रोशनी होगी या अंधेरा। इसीलिए हिल 7 मुख्य सकारात्मक भावनाएं बताते हैं, जिन्हें आपको जानबूझकर अपने दिमाग में भरना चाहिए। इच्छा, विश्वास, प्रेम, यौन ऊर्जा, उत्साह, रोमांस और आशा। और ठीक इसके उलट 7 नकारात्मक भावनाएं हैं, जिनसे आपको हर हाल में बचना है। डर, ईर्ष्या, नफरत, बदले की भावना, लालच, अंधविश्वास और क्रोध। दोस्तों, याद रखिए, आपका अवचेतन मन उपजाऊ जमीन की तरह है। अगर आप उसमें खून नहीं बोएंगे, तो वहां अपने आप कांटे और झाड़ियां उग जाएंगी। इसलिए रात को सोने से पहले अपने अवचेतन मन को एक साफ आदेश देकर सोइए। उसे बताइए कि आपको क्या चाहिए, आप क्या बनना चाहते हैं। क्योंकि जब आप गहरी नींद में होंगे, तब आपका यही वफादार सेवक उस आदेश पर काम कर रहा होगा और सुबह वह आपको सफलता की दिशा में एक नया रास्ता दिखाएगा। इसलिए अपने दिमाग के दरवाजे पर एक पहरेदार बिठा दीजिए और किसी भी नकारात्मक भावना को अंदर आने की इजाजत मत दीजिए। क्योंकि जिसने अपने अवचेतन मन पर कब्जा कर लिया, उसने अपनी किस्मत पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, नेपोलियन हिल कहते हैं कि इंसान का दिमाग सिर्फ सोचने की मशीन नहीं है, ये एक प्रसारण और ग्रहण केंद्र है। बिल्कुल एक रेडियो की तरह ये दिमाग विचारों को प्रसारित भी करता है और दूसरों के विचारों को ग्रहण भी करता है। हिल समझाते हैं कि हमारे मस्तिष्क का ऊपरी भाग, जिसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहा जाता है, एक बेहद शक्तिशाली नेटवर्क है। जब हम किसी बात पर गहरी एकाग्रता के साथ सोचते हैं और उसमें भावना मिला देते हैं, तो हमारा दिमाग उच्च आवृत्ति पर कंपन करने लगता है। जैसे किसी रेडियो स्टेशन से तरंगें निकलती हैं, वैसे ही आपके दिमाग से
विचार तरंगे निकलती हैं। ये तरंगे सूक्ष्म माध्यम से होकर दूसरे लोगों के दिमाग तक पहुंचती हैं। यही कारण है कि जब आप किसी सकारात्मक व्यक्ति के पास बैठते हैं तो आपको अच्छा महसूस होने लगता है, और जब किसी नकारात्मक व्यक्ति के पास बैठते हैं तो बिना किसी वजह के मन भारी होने लगता है। ये कुछ और नहीं, बस उनके दिमाग का प्रसारण है, जिसे आपका दिमाग ग्रहण कर रहा होता है। इस अध्याय में हिल मास्टरमाइंड का वैज्ञानिक रहस्य खोलते हैं। जब 4-5 लोग एक ही उद्देश्य के लिए एक साथ बैठते हैं और पूरी एकाग्रता से चर्चा करते हैं तो उनके सभी दिमाग एक ही आवृत्ति पर ट्यून हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कई बैटरियां मिलकर एक बड़ी शक्ति पैदा करती हैं, ऐसे वातावरण में आपके दिमाग में ऐसे विचार जन्म लेते हैं जो अकेले में कभी आ ही नहीं सकते थे, क्योंकि उस समय आपका दिमाग सिर्फ आपका नहीं रहता, वह पूरे समूह की सामूहिक बुद्धि से जुड़ जाता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, रचनात्मक कल्पना ग्रहण यंत्र है और अवचेतन मन प्रसारण केंद्र, यानी आपका अवचेतन मन संकेत भेजता है और आपकी रचनात्मक कल्पना उन्हें पकड़ लेती है। तो दोस्तों, अपने इस रेडियो स्टेशन को हमेशा सफलता के चैनल पर ट्यून करके रखिए। अगर आपका रिसीवर खुला है और आप सकारात्मक हैं तो दुनिया के महान विचार उड़ते हुए आपके दिमाग तक पहुंचेंगे। लेकिन अगर आप डर और गुस्से में जी रहे हैं तो आपका दिमाग सिर्फ शोर यानी अव्यवस्था ही पकड़ पाएगा। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। आपका दिमाग इस पूरे ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ा हुआ है। बस आपको सही आवृत्ति सेट करना सीखना है। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं इस सफर के आखिरी पड़ाव पर। नेपोलियन हिल कहते हैं कि छठी इंद्रिय वह दरवाजा है जो बुद्धिमानी के मंदिर में खुलता है। यह पूरी किताब का सबसे कठिन हिस्सा है। हिल साफ कहते हैं कि अगर आपने पिछले 12 अध्यायों को ध्यान से नहीं समझा और उन पर अमल नहीं किया तो 13वां अध्याय आपको समझ ही नहीं आएगा। तो आखिर ये छठी इंद्रिय है क्या? ये रचनात्मक कल्पना का वह स्तर है जहां इंसान का दिमाग सीधे अनंत बुद्धि यानी परम शक्ति से जुड़ जाता है। इसे आप अंतर्ज्ञान कह सकते हैं या फिर दिल की आवाज। जब ये छठी इंद्रिय जागती है तो वो आने वाले खतरों से पहले ही संकेत दे देती है ताकि आप बच सके, और साथ ही आने वाले अवसरों के बारे में भी पहले ही बता देती है ताकि आप उनका लाभ उठा सके। इस अध्याय में नेपोलियन हिल अपना एक निजी और बेहद चौंकाने वाला अनुभव साझा करते हैं। वे बताते हैं कि हर रात सोने से पहले वे अपनी कल्पना में एक अदृश्य परिषद की बैठक करते थे। उस बैठक में वे अकेले नहीं होते थे। उनके दिमाग में दुनिया के 9 महान लोग एक ही मेज पर उनके साथ बैठे होते थे। इनमें थे इमर्सन, पेन, एडिसन, डार्विन, लिंकन, बर्बैंक, नेपोलियन, फोर्ड और कार्नेगी। हिल आंखें बंद करते और उनसे बात करते। वे लिंकन से कहते, मुझे आपका न्याय और धैर्य चाहिए। वे नेपोलियन से कहते, मुझे आपकी हिम्मत और रणनीति चाहिए। सुनने में यह आपको अजीब या पागलपन लग सकता है, लेकिन हिल कहते हैं कि लगातार ऐसा करने से उनका दिमाग इन महान लोगों की तरह सोचने लगा। उन्हें वैसे ही विचार आने लगे जैसे इन महान लोगों को आते थे। छठी इंद्रिय कोई चमत्कार नहीं है, ये बस आपके दिमाग की सबसे ऊंची अवस्था है। लेकिन याद रखिए, छठी इंद्रिय तब तक काम नहीं करती जब तक आपके दिमाग में
डर बैठा हुआ है। डर और छठी इंद्रिय एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए जब आप पिछले 12 सिद्धांतों को ईमानदारी से अपनाते हैं और अपने मन से डर निकाल देते हैं, तो एक दिन अचानक ये छठी इंद्रिय जाग जाती है और उसके बाद आपको सफलता के लिए धक्के नहीं खाने पड़ते। सफलता खुद चलकर आपके पास आती है। अंत में नेपोलियन हिल कहते हैं, शायद अभी ये अध्याय आपको पूरी तरह समझ न आया हो। कोई बात नहीं, 1 साल बाद जब आप बाकी सिद्धांतों में निपुण हो जाए, तब इस अध्याय को दोबारा पढ़ना। तब ये आपसे बिल्कुल अलग भाषा में बात करेगा। तो दोस्तों, ये थे अमीरी के 13 कदम। लेकिन ठहरिए, अभी एक आखिरी दुश्मन बाकी है। वह दुश्मन जो आपको इन 13 कदमों पर चलने से रोकेगा। अगला और आखिरी हिस्सा है डर के 6 भूत। क्या आप उनका सामना करने के लिए तैयार हैं?